For example, if you are studying 8 hours a day, then you only have 984 hours in 123 days. कि कौन सी चीज है जो कि अब आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या स्किप नहीं करना है। एकदम आप स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो तो फिर ये समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। कोई किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। आई विल डू इट। आप उठाइए पॉलिटी, आप उठाइए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन। 2013 में एटॉमिक एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा था, 2020 में सोलर एनर्जी पे पूछा था, फिर 2022 में विंड एनर्जी पे पूछा था। पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। अक्टूबर से अगर हम अपने प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करें या फिर अक्टूबर से हम अपने टाइम टेबल को रीडिजाइन करें ताकि उसमें हम अपने सिलेबस को कवर कर लें, प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर लें और प्री निकाल के इस साल मेंस लिखें, तो वो टाइम टेबल कैसा रहेगा, वो स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी। मैंने एक डेमो सैंपल टाइम टेबल क्रिएट कर रखा आपके लिए फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी कि क्या होना चाहिए। आपको वीकडेज में क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वीकेंड में क्या करना है, ऑप्शनल और करंट अफेयर कब पकड़ना है, एंड देन टेस्ट कब करना और न्यूज़पेपर की एनालिसिस कब तक देखनी है, कब तक नहीं देखनी है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नाउ कैन आई क्लियर यूपीएससी इन 7 months इफ आई स्टार्ट नाउ? देखिए, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये है वो है, लेकिन ये सवाल ही गलत है। आप यहां लिखिए कैन आई क्रैक प्रीलिम्स इन 7 months, कैन आई क्रैक मेंस इन 10 months, देन कैन आई क्रैक द एंटायर यूपीएससी एग्जाम इन 1 year। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि आपके पास प्री को 7 month हैं, उसके बाद 3 महीने मेंस को मिलेंगे, फिर उसके बाद 3 महीने आपको इंटरव्यू के लिए मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इजी स्टेप में चलते हैं और कैसे आपको करना है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, लेट अस गेट स्टार्टेड। इन पूरे प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आपको एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, आपको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। वो सेटअप जो कि आपको एग्जाम के और करीब ले जाए, न कि एग्जाम आपसे और दूर जा रहा है। ओके, नंबर 1 सेटिंग द सिस्टम में सबसे पहला है सिलेबस। सिलेबस ओरिएंटेड, यू प्रिंट द सिलेबस और आपको सिलेबस में हाईलाइट करना है अब ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। रेड से हाईलाइट करो, ये मेरा पोर्शन पेंडिंग है। ऑलराइट, नंबर 2 टॉक्स अबाउट द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। सब कुछ जो सब लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, आपको फोमो में नहीं आना है। टू मच ऑफ वीडियोज आपको नहीं वॉच करनी है, टू मच ऑफ नोट्स आपको नहीं करनी है, आपको अपने बेसिक्स पे भरोसा रखना है और उसको बार बार रिवाइज करनी है। दूसरा, सोर्सेस फिक्स रखने हैं, मैं आपको बताऊंगा। अप्रोच क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन पीवाईक्यू वेटेज और ओरिएंटेड, यानी कि हम किसको प्रायोरिटी दें सब्जेक्ट वाइज और जहां पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फंसे जाते हैं। इन्हीं सबको करने के लिए हमने इस वीडियो को क्रिएट किया है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारे पास दोस्तों कितना टाइम बचा हुआ है मैं एक मोटा मोटी आपको बता देता हूं। सो द एवरेज टाइम व्हाट वी हैव इज टिल दिसंबर 92 डेज लेफ्ट। ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 92 डेज बचे हुए हैं और जनवरी को अगर हम काउंट कर लें, इनकेस अगर आप मेंस रेडी दिसंबर तक हो जाते हैं तो विच इज फाइन, वेरी गुड। फिर भी अगर आपको टाइम लगता है, कहीं पे अगर ज्यादा पढ़ लिया, देयर इज सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए, तो जनवरी अपना रिजर्व मंथ रखिए जहां पर आप एटलीस्ट आप मेंस ओरिएंटेड फिनिश कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग 8 hours a day, देन यू ओनली हैव 984 hours in 123 days। ओनली 123 डेज में 984 hours बचे हुए हैं आपके पास, जिसमें से आपको ये सारे कवर करने हैं। ये मैंने एक सैंपल दिया है फेज 1 और फेज 2 का कि कौन से फेज में हमें क्या करना है। ओके, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए ये 5 घंटे हो गया, ठीक है, लगभग 700 घंटे लगभग होंगे, आपको इतने करने हैं। लेकिन डिटेल में हम इसको कैसे देखेंगे कि मंथली हम क्या करें, वीकली हम क्या करें, मैं आपको बताता हूं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर 984 hours है तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप मुझे 984 hours में 100 hours अपना देंगे, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, पीवाईक्यू के ओरिएंटेशन कैसे होगा, सिलेबस को डिकोड कैसे करोगे, और लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं ताकि आप जो अपने कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, जो दिन रात पढ़ते हैं, जो टाइम निकाल के ये 888 hours आप पढ़ेंगे,
वो मैं आपका मोस्ट वैल्यूएबल और प्रोडक्टिव बना दूंगा, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैं आपको बताऊंगा। जो हम बताएंगे आप वही अपने सेल्फ स्टडी में पढ़ेंगे, उसी तरीके से आप नोट्स बनाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आप एग्जाम के और करीब जाते जाओ, ना कि और दूर होते जाओ। यही ऑलरेडी चीज मैंने अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस की हुई है, जो कि हमारे प्रोग्राम में टाइम टेबल दिया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दिस टाइम टेबल, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड और मतलब साइंटिफिक बेस्ड है। इवेंचुअली हमने क्या किया है, अभी हिस्ट्री और इकोनॉमी को कंप्लीट किया है। आप रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसके, आप आके देख लीजिएगा अगर आप बैच को एनरोल कर रहे हैं तो। और एग्रीकल्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और 6 नवंबर तक हम पूरा जीएस पेपर 3 प्री और मेंस लगभग ओरिएंटेड हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे नवंबर 11 से सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी, फिर एथिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी को हम लोग 19 जैन तक करेंगे। ये जो पॉलिटी और ज्योग्राफी है ये प्री भी आ जाएगा इसमें, ये प्री भी आ जाएगा इसमें। तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन यहां पर है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो सारी मिथ्स हैं, उसको बर्स्ट करते हुए कैसे लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और खूब मेहनत करके हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है सिर्फ मेंस ओरिएंटेड और दूसरा है प्री और मेंस ओरिएंटेड। मेंस ओरिएंटेड में आपको जो हमारी सेशंस हैं, मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन, जो मेंस का प्रोग्राम होता है, ये मेंस का क्रैश कोर्स है बेसिकली। ओके, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, MGP 2026। ओके, MAGP जो है ये प्री और मेंस है। इसमें मेंस का और प्री का क्रैश कोर्स जो हम ये लॉन्च करेंगे उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, विच मींस कि इसमें करंट अफेयर नहीं है, इसमें करंट अफेयर की क्लासेस हैं, इसमें 1-to-1 नहीं है, इसमें 1-to-1 है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो आपको अपने नीड के अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप इसी वाले में है, इस वाले में नहीं है। हालांकि काफी बच्चों ने इसको एनरोल किया और काफी उनको अच्छा फीडबैक है। आप वीडियो के एंड में देखेंगे तो मैंने फीडबैक लगा रखा है, डेमो क्लास का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ जो आपको साइंटिफिक तरीके से चलना है वो है सिलेबस के डिकंस्ट्रक्शन। तो चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो या फिर आप हमारे कोचिंग प्रोग्राम में ज्वाइन किया, कहीं भी ज्वाइन किया है, आपको सबसे पहले सिलेबस को डिकंस्ट्रक्ट खुद से करना है, टीचर नहीं करेगा आपको। ठीक है, हालांकि यहां मैं करवा देता हूं। फिर PYQ प्री और मेंस, इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा अपने वीडियो के बीच में, एक टॉपिक दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप प्री और मेंस के PYQs को समझते हुए अपनी जर्नी प्लान कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ थीम वाइज लेक्चर और डिस्कशन, अगर आप YouTube पे भी किसी का लेक्चर देख रहे हो या फिर कोई टॉपिक का पढ़ रहे हो तो आपको थीम वाइज ही पढ़ना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, उसके बाद आप अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, बताते हैं, यही फ्लो रहता है हमारे प्रोग्राम का। नाउ हमारे पास अब से लेकर और प्री एग्जाम तक 240 दिन बचे हुए हैं। ओके, और प्री और मेंस के बीच में 89 डेज का हमें टाइम मिल रहा है। सो प्री और मेंस मतलब आप ये लगा लीजिए कि अब से लेकर आपके पास 240 डेज हैं। तो मैं इसको अगर ऑन एन एवरेज डिवाइड करता हूं 120 डेज एंड 120 डेज, सो ये आइडियल सिचुएशन है जहां पर आप आधा टाइम दे सकते हैं अपने बेसिक्स को, जहां पर आप बेसिक्स प्लस आपका फाउंडेशन विच विल बी योर मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, और यहां पर आप अपनी नोट्स को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग के स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यही सेम चीज इसमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट का कंपाइलेशन करेंगे, कहां पे, 120 डेज में। आप प्री ओरिएंटेड रहेंगे जहां पे एक CSAT एक टॉपिक जुड़ जाएगा, CSAT की प्रिपरेशन करेंगे एंड देन आप सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके नोट्स हैं कंपाइल करना शुरू कर देंगे यहां पे। ऑलराइट, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। सो अगर आपका ये वाला सेक्शन अच्छा है तो आपका ये ऑलरेडी अच्छा होगा, और अगर आपका ये सेक्शन अच्छा नहीं है तो फिर यहां पे आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। अभी जो टाइम है हमारे पास उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है पढ़ाई करने के लिए, और कॉन्शियसली हमें ये समझना पड़ेगा कि
क्या स्किप करना है, क्या नहीं करना है। अब इस लेवल पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज है जो कि अब आप स्किप कर सकते हैं। नंबर 1, पोस्ट इंडिपेंडेंस को आप स्किप करिए, इसको आप कर सकते हैं प्री के बाद। आप स्किप कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप स्किप करिए, इसको प्री के बाद आप करिए। आप स्किप कर सकते हैं एथिक्स के केस स्टडीज को सॉल्व करना, आप प्री के बाद कर सकते हैं, लेकिन थियरी पार्ट जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आप स्किप कर सकते हैं सिक्योरिटी को, आप स्किप कर सकते हैं सोशल जस्टिस के कुछ की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री को, अगर आपके पास लिटरली टाइम का बहुत क्रंच है तो मेडिवल हिस्ट्री को आप स्किप करिए और बाद में देख सकते हैं। प्री ओरिएंटेड आप मार्च में 2-3 दिन लगा दीजिएगा, बैठ के पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक ऐसी मतलब टाइम टेबल क्रिएट किया जहां पर आप ये स्किप कर सकते हैं। यहां इतना सब स्किप करके आप लगभग अपना 20 दिन, 20 से 25 दिन और लगभग 100 आवर्स तो आप ऐसे बचा सकते हैं, अपना ये सेव कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या स्किप नहीं करना है, क्या स्किप नहीं करना, और उसका टाइम टेबल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि हमारे इस पूरे की पूरी प्रिपरेशन में एक तरफ कंपटीशन है और दूसरी तरफ स्ट्रेस है, तो ये एक साथ नहीं चल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होना लाजमी है, ये मतलब स्वाभाविक है, लेकिन इतना स्ट्रेस होना कि हम दूर होते जा रहे हैं एग्जामिनेशन से, ये कहां का न्याय है, ये नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आप इस जर्नी में डे 1 में आए थे, इस डे 1 में आप आए थे और यहां पे डे 30 है, ओके। आप जब आए थे और डे 30 में जो जर्नी है वो देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा डेली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप पैशनेट हो रहे हैं, है ना, आपकी मोटिवेशन लेवल बढ़ रही है, आपकी क्लैरिटी और बढ़ रही है, आप और ज्यादा नॉलेजेबल हो जा रहे हो, काफी पता चल रहा है आपको, आप नोट्स अच्छे से बना रहे हो, यानी कि डे 30 आते आते आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो गया है और आप ऑलरेडी बहुत क्लियर हैं अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका मतलब तो यह है दैट यू आर ऑन दी राइट ट्रैक, ओके। लेकिन अगर आप डे 1 में स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना और आपको कंफ्यूजन हो रहा है और आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज की, आप प्रेशर में आ जा रहे हो, आपका क्या कहते हैं उसको, आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस काफी लूज होता जा रहा है और 30th डे पर एकदम आप स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो, तो फिर यह समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है। दोस्तों, एग्जाम में प्रेशर होता है, एग्जाम में स्ट्रेस होता है, एक गुड स्ट्रेस है, एक बैड स्ट्रेस है। ये दोनों में कैसे डिफरेंस हम बताएंगे। आप सोच के देखिए, वो जो क्रिकेट का मैच है वहां पे 2 तरीके के प्लेयर हैं। एक प्लेयर जो कि स्ट्रेस में टीम इंडिया को जिता देता है, एक प्लेयर जो कि स्ट्रेस में आखिरी बॉल पे छक्का मार देता है, एक प्लेयर जो कि स्ट्रेस में बहुत ही ज्यादा क्लियर रहता है, और वहीं दूसरा प्लेयर स्ट्रेस में गालियां बक देता है, स्ट्रेस में आउट हो जाता है, स्ट्रेस में कुछ भी बोल देता है। तो आप समझ रहे हो कि जो प्रेशर है वो प्रेशर को हमें हैंडल करने का एक तरीका होना चाहिए, हैंडल करने आना चाहिए। वो कैसे हैंडल करेंगे, हम पहले से ही फोर्सी कर लेंगे, मतलब कि हमें तो पहले से ही पता था ना कि ये एग्जामिनेशन में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, इस एग्जामिनेशन में कितने चैलेंजेस आने वाले हैं। जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, जिंदगी ऐसे चलती है, और आपको पता है इस एग्जामिनेशन में भी ये जर्नी ही ऐसी है, यानी कि यहां पे कभी कभी आप खुश रहेंगे, कभी सैड रहेंगे, कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर आपको मिलेगा। दैट्स हाउ द लाइफ गोज। और आपको पहले से पता होना चाहिए कि नहीं मुझे प्रॉब्लम आएगी, नहीं मेरे को पढ़ना है 10 घंटे, नहीं कुछ हो सकता है कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे होंगे, हो सकता है कि मेरी नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बन रही हैं, हो सकता है बिल्कुल कि मैं आंसर अभी इतना अच्छा नहीं लिख रही हूं, बट आई विल स्टिल राइट, आई विल फाइट फॉर इट। अगर ये क्लियर नहीं है, अगर हम कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये
एग्जाम तो ले डूबेगा, आपका साल, आपका पैसा, आपकी मेहनत, परिवार वालों की उम्मीद, वो सब कुछ ले डूबेगा। सो स्ट्रेस इज गुड, गुड स्ट्रेस इज गुड, बैड स्ट्रेस इज नॉट गुड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, फोर्स ही करिए, टफ है बट मैं करूंगी, करके रहूंगी, कोई किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, आई विल डू इट। ये आप अपने आप को बोलिए ना, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्लियर होइए। मैं आपको बताता हूं स्ट्रैटेजी, हमारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं जहां पर ऑलरेडी आपको क्लियर कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, कैसे करना है वो सब किया जाता है। आप मेहनत करिए ना, हम हैं आपके साथ। ओके, सो अब अगले कुछ टाइम पे हमें क्या फोकस करना है कि ये टाइम टेबल कैसे है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये हमारा है प्री ओरिएंटेड। ओके, यहां पर हमने जो भी अपने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे उनको हम कंपाइल करना शुरू करेंगे, करंट अफेयर के नोट्स को कंपाइल करना शुरू करेंगे। हम अपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं सब्जेक्ट वाइज उनको पीवाईक्यू ओरिएंटेड करना शुरू करेंगे। यहां पर हम पीवाईक्यू बेस्ड भी जाएंगे प्री के। ओके, और उसके बाद लगभग इन 4 महीनों में हम 3 रिवीजन स्लॉट्स तो लगाएंगे, 2 इस महीने में, 1 अप्रैल में, 1 मार्च में। ठीक है, यहां तक आते आते, मई तक आपको आते आते लगभग 3 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट खत्म करना है, 3 दिन के अंदर एक बड़ा सब्जेक्ट। यहां पर आते आते 7 दिन के अंदर एक बड़ा सब्जेक्ट खत्म करना है, जैसे पॉलिटी। और ये 2 महीने जो आपको मिले हैं वो एटलीस्ट आप 10 दिन दे सकते हो या 15 दिन दे सकते हो एक बड़े सब्जेक्ट को। ये 3 लेयर में आपका रिवीजन चलेगा। ठीक है, कर सकते हो आप, लेकिन ये तभी कर सकते हो जब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपका बहुत अच्छा जा रहा है। जब मैं बात करूं बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब आपको क्या करना है, आप सिंपली देखिए, एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, आप एक काम करिएगा। आप उठाइए पॉलिटी, आप पॉलिटी उठाइए, आप उठाइए ज्योग्राफी, आप करिए सोसाइटी और आप करिए एथिक्स। ठीक है, ये सब आप कर लेना है आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ये सब आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिनिश कर लीजिए। उसके बाद विथ मेंस ओरिएंटेड जनवरी में आप उठाइए इकोनॉमी। जनवरी में आप इकोनॉमी के साथ साथ आप उठाएंगे क्या, एनवायरमेंट। ठीक है, ये एनवायरमेंट आप उठाइए, क्योंकि फरवरी में हमारा बजट आने वाला है। अगर तब तक आपने अगर इकोनॉमी सही से नहीं पढ़ी तो फिर चैलेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट यहां कवर हो जाएगा। अच्छा, जब ये इकोनॉमी और एनवायरमेंट होगा तो आप प्री और मेंस ओरिएंटेड साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फरवरी में आईआर, साइंस एंड टेक आ जाएगा। आईआर और साइंस सेट आप पढ़िए, प्री ओरिएंटेड पढ़िए फिर से। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो ये देखिए, ये 4, 1, 2, 3, 4 हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से हमें लेकर चलना है अपने पूरे प्रिपरेशन को। तो ये हमारा एक एवरेज टाइम टेबल है, यहां से हम निकाल सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज, अब इसमें भी आपको वीकडेज और वीकेंड निकालना पड़ेगा। वीकडेज में हमें, ये वीकडेज है तो जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर करने हैं यहां पे, ये वीकेंड है तो आपको यहां पे ऑप्शनल लेकर चलना है यहां पे। ओके, ये ऑप्शनल ही है जिसको रिप्लेस करके आप सी साइड लेकर आओगे। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शनल को दिसंबर तक फिनिश करिए फटाफट, आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है, निकाल लीजिए इसको, कवर करिए। मैक्सिमम 70% ऑप्शन तो हमारा फिनिश हो जाना चाहिए। ओके, और उसके बाद इसको रिप्लेस कर दीजिएगा सी साइड के साथ। फिर जीएस में आप लेकर चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलिटी, जैसे हमारे प्रोग्राम में अभी एग्रीकल्चर चलेगा, फिर उसके बाद एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक है। आप अगर चाहें तो आप पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, एक एक सब्जेक्ट लेकर चलिए और कवर करते रहिए। अगर आपको 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है तो आप 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक साथ उठा लीजिए। देखिए टाइम तो उतना ही लगेगा फिनिश होने में, है ना? तो ये है। रही बात हमारे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में आपको अभी भी आपको 1 आवर डेली देना है न्यूज़पेपर आर्टिकल या एडिटोरियल को पढ़ने में, जहां से आप नोट मेकिंग करेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया है कि न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बनाने हैं, आप जाइए वो वीडियो देखिए, लिंक में मैं लगा दूंगा। साइमल्टेनियसली अगर आप मैगजीन के थ्रू पढ़ रहे हैं तो भी हमें कवर करना है, तो न्यूज़पेपर मत करिए, क्यों कर रहे हैं फिर आप? ठीक है, फिर और हमारे प्रोग्राम में वीकली करंट अफेयर है, तो हम हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है वो वीकली कवर करा देते हैं और बता देते हैं कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, हैंड आउट दे देते हैं। ठीक है, यहां से ये सेग्रीगेट हो जाता है। ऑलराइट, सो जनवरी आपका रिजर्व महीना है। अगर दिसंबर तक आप मेन स्टडी नहीं हो पाए तो जनवरी में आप स्ट्रेच कर सकते हैं, और दिसंबर तक हो पाए तो फिर जनवरी से आप प्री में चले जाइएगा कि कैसे हम हाई यील्डिंग टॉपिक्स को निकालेंगे और उनको प्री और मेंस ओरिएंटेड कैसे पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, रिसोर्स को शॉर्टलिस्ट करना है और हाई यील्डिंग टॉपिक्स कैसे निकलेंगे। नंबर 1,
ध्यान से देखिएगा इस इमेज को। ये है फाइनेंस कमीशन का, हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाला है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन जो कि पॉलिटी और इकोनॉमी का एक ब्लेंड है, ठीक। सो 2012 में फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो 13 फाइनेंस कमीशन पे था। 2013 में जो 15 में क्वेश्चन आया था वो आया था 14 फाइनेंस कमीशन के ऊपर। 2023 में क्वेश्चन आया था 15 फाइनेंस कमीशन के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, ये ऑलरेडी मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था और 2025 में, ये 2025 का है, ये आया हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, ओके। तो बैक टू बैक क्वेश्चन आए हैं फाइनेंस कमीशन के ऊपर। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस आए हैं 2010 में और 2011 में फाइनेंस कमीशन के ऊपर। सो 2010 में क्या आया था कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगी, ठीक। उसके बाद हमारा 2011 में आया था कि विथ रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, ओके। तो आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं फाइनेंस कमीशन से एक टॉपिक। फिर ये देखिए मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। मेंस में कैसे क्वेश्चन आए हैं 2013 में, 18 में, 21 में। क्या बता रहा है? हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल स्टेट्स टू इंप्रूव देयर फिजिकल पोजीशन, ओके। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कैसे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और फिर क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे, बेनिफिट्स थे। फिर 13 फाइनेंस कमीशन में बताया गया है स्ट्रेंथनिंग दी गवर्नमेंट फाइनेंसेस। तो फाइनेंस कमीशन एंड लोकल गवर्नेंस, देन फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एंड देन फाइनेंस कमीशन और फिजिकल फेडरलिज्म का क्या रोल है। तुम सोच के देखो, अगर ये तुम तीनों टॉपिक कर लेती हो, ये तीनों टॉपिक कर लोगी, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना हमारे प्री में, ये सब ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे, ये सब कवर हो जाएंगे। क्योंकि जो प्री में क्वेश्चंस आए हुए थे वो ऐसे क्वेश्चंस आए थे, पूछ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है फाइनेंस कमीशन का, उनकी फॉर्मेशन क्या है, उनका टेन्योर क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। फिर पूछ रहा है कि मेजर रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, जैसे कि 13, 14, 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या रेकमेंड किया था, जीएसटी के ऊपर, फिजिकल फेडरलिज्म के ऊपर। फिर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंस कमीशन, ये इससे कैसे अलग था, ये इससे कैसे अलग था, ओके। और जो हमारा 2023 में और 2025 में ये दो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो ये आया है कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है और क्या क्राइटेरिया होता है इनकम का। फिर 2025 में जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था, ये देखिए, ये पूछ रहा है ग्रांट, मतलब कि ये बहुत डिटेल में गया हुआ, ये मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। ये मेंस ओरिएंटेड, तो आप पढ़ेंगे रिपोर्ट तो आपको ये पता चल जाएगा स्टेट्स को कितनी ग्रांट मिली हुई है, तो इंसेंटिव्स कितने मिलेंगे अगर स्टेट जो है वो मतलब अपना टारगेट अचीव कर लेता है, तो ठीक है। सो ये हमारा, इन सबको अगर हम एक साथ लेकर चलें और एक होलिस्टिक टॉपिक निकालें तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या मेरे को फाइनेंस कमीशन में कवर करना है। और फिर आप देखिए कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये अप्रोच होता है हमारे एग्जामिनेशन का, ठीक है। सेम अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आया था, ब्रीफली एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2013 में एटॉमिक एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा था, 2020 में सोलर एनर्जी पे पूछा था, फिर 2022 में विंड एनर्जी पे पूछा था, एंड देन 2025 में फिर से सोलर एनर्जी पे पूछ लिया है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो काफी हॉट टॉपिक है। आगे हो सके हाइड्रो के बारे में पूछ दे आपसे, ठीक है। तो आपको मतलब पीवाईक्यू बेस्ड अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो बच्चों ने तैयार किया होगा, सोचो वो 2025 वाले में बढ़िया दे दिया होगा, ठीक। वही अगर हम बात करें सोसाइटी में, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो स्मार्ट सिटी के ऊपर ऑलरेडी देयर हैव बीन क्वेश्चंस इन द पास्ट, 2015 में, 2016 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जब आपने कवर किया होगा, आपने ऑलरेडी नोट्स अगर इस पे बनाई होगी, तो ये आप आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक। वही पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब होती क्या है, एंड बैलेंस बिटवीन दी जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2021 टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजंस एंड ऑल।
सब चीजें वही हैं, बस आपको हेर फेर करना है, हेडिंग देके वही चेंज होगा आपका। ऑलराइट, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर सेम क्वेश्चन इसी साल 2025 में एथिक्स में पूछ दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। ठीक है, एग्जामिन करिए सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का फॉर पब्लिक सर्वेंट, हाईलाइटिंग दी रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा साफ साफ एक तो ये डायमेंशन हो गया और एक ये डायमेंशन हो गया, दो डायमेंशन पे क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करना है। ये हमारा एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में है। कार्बन कैप्चर के बारे में पूछा था, इसकी यूटिलाइजेशन स्टोरेज क्या होती है, और ऑलरेडी हमारे प्री में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है कार्बन कैप्चर से लेके 2021 में, 2023 में। कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल सिस्टम इज कॉल्ड ब्लू कार्बन। ऑलरेडी यहां पे देखिए, हाउ मेनी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। सो जो ऐसा नहीं कि प्री के सवाल मेंस में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट है ना, दिस इज अ कंसेप्ट। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो फंसेंगे यार, क्वेश्चंस तो आएंगे। ये हमने 100 वेज यूपीएससी आस्क, ये एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था कि कितने तरीके से यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती है, और हर सब्जेक्ट का हमने प्रिपेयर किया था कि थीम वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं, कब कब पूछे गए हैं। ये हमारे मोबाइल ऐप पे ऑलरेडी है, आप जाके वहां पे इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं। ठीक, हमारे पीवाईक्यू नोट्स को भी आप ले सकते हैं, यानी कि पीवाईक्यू के माइक्रो थीम को, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको तुरंत ही ले लेना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू माइक्रो थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी क्लास है वो ऐप पे होगी, मतलब जूम के थ्रू होगी, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा, 1-to-1 आप कनेक्ट कर सकेंगे। आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन हमने ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपको, आप हमारे टेलीग्राम पे या हमारे शॉर्ट्स में देखिए। फिर उसके बाद मेंस पेपर का डिस्कशन भी हम लोगों ने किया हुआ था। ये हमारा है मोबाइल ऐप, ये है सेपरेट टेलीग्राम चैनल, जो कि मेंस मतलब जो आंसर सबमिट कर रहे हैं बच्चे, वो एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, और यहां पर आपको आपके मोबाइल ऐप पे मिलेगा। अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा courses.margdarshan.is, और अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टोर दिखेगा, स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको वो सारी कोर्सेज दिखेंगे, आप परचेज कीजिएगा तो लर्न सेक्शन में आपको अपने परचेज कोर्स दिख जाएगा। ओके, आई होप कि क्लैरिटी अब आई होगी, और वीडियो को अगर आपने यहां तक देख लिया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद हम जीतेंगे, तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपने एक्चुअली पूरी वीडियो देखी हुई है। और जो सोशल मीडिया का टाइम है, जिसका अटेंशन स्पैन 8 सेकंड 10 सेकंड है, वहां पर आप ट्रूली एक स्ट्रैटेजी देख रहे हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 10, 15, 20 सेकंड में नहीं बताई जाती है, उसके लिए डिटेल एनालिसिस की जाती है, जैसे कि हमने किया है। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करके बताइएगा, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। लेकिन वो एक गाइडेंस जो होता है, एक मेंटरशिप जो होता है, वो चीज नहीं थी मेरे पास यूपीएससी में। रिसर्च किया काफी ज्यादा इसमें, और तो उसके बाद फिर मुझे आपके रिव्यूज सारे मैंने पढ़े, and then finally I thought of like going ahead with this. मैंने वीडियोस आपकी, एक तो 100 ways यूपीएससी आस्क वो देखा था, एंड देन आपकी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी देखी थी मैंने। समझ में आया क्लैरिटी क्या बताना चाह रहे थे उसमें? हाँ, मुझे कुछ हद तक काफी चीजें क्लियर हुई सर। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे, सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए कि न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, तो सर मुझे उससे थोड़ा आइडिया लगा था, मतलब थोड़ा और अच्छा क्लैरिटी सी मिल गई एडिटोरियल्स रीड करने के बाद। सर मैंने आपकी एक माइक्रो टॉपिक्स की आपने पीडीएफ डाल रखी थी यूट्यूब, वो भी देखी थी। तो सर मेरे पास इवन वो पूरा है, मतलब पहले मैंने एक बार निकलवाया था, तो मैंने उसमें सर इवन टॉपिक्स भी देखे थे, तो उसमें देखती गई। फिर मैंने देखा कि आपका एक कोर्स का वीडियो था जिसमें आपने भी लास्टली एक्सप्लेन करा हुआ था सब कुछ, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा ले लेना चाहिए जैसे सर, क्योंकि मैं खुद से मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हूँ अभी। और सर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, बट सर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा टास्क नहीं है कि मुझे एक वीक में ये सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कवर करना है या ऐसे। और सर फिर ऐसा भी लगता है कि एकदम से सिर्फ बुक्स ही बुक्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको फॉलो करता था, आपके वीडियोस और वो सब देखता रहता हूँ, मतलब स्ट्रेटेजिकली, और वो तो उससे फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेंटरशिप यहाँ से प्रॉपर मिल जाएगी मेरे ईयर के लिए। वो आपके एनालिसिस वीडियोस होते हैं पेपर के। यूट्यूब में आपको 2-3 महीने से फॉलो कर रहा था। जैसे आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे मेन चीज प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे लिंक करना है वो कहीं नहीं बताया जाता। बस बताया जाता कि हाँ लिंक करना है, कैसे लिंक करना है वो मेन चीज है। जो एक गाइड है वही मिसिंग था इतने दिनों से, मतलब कि मैंने पुराने वीडियोस देखे तो मैंने कहा आपसे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, पेपर चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है,
सो अभी समझ में आ रहा है, हिस्ट्री हम चल रहे हैं तो? अच्छा, आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? जैसे कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स में, मगर वो सब पीआईबी में था और आपने पढ़ाया था टू द पॉइंट, प्रिसाइज पढ़ाते हो क्योंकि जब इंटरनेट पे सब एक गंद फैली हुई है जरा यूट्यूब पे, वो स्ट्रेटेजी, तो जब एग्जाम के जब कम नजदीक आते तो लगाते हैं मैराथन, 8 8 घंटे, 12 12 घंटे, 16 16 घंटे। पीवाईक्यू को मैप कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पूछ रहे हैं, ये रेलेवेंट है। तो लेक्चर से इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला, बस एक बेसिक तैयार हो गया। बाकी जैसे मैं पॉलिटी अभी नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मेरे को तो मतलब वैसा लग रहा है कि मतलब वो लेक्चर देखे वो तो कुछ भी नहीं था, असली चीज तो ये है।